बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है आवाज़ और मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फवाज़ ज़ैदी। अपोजिशन इत्तेहाद में इख्तलाफात की खबरों के बाद आज फिर से मुफ़ाहमत की फ़िज़ा हमवार हुई है। किसी हद तक ही सही, लेकिन रिलीफ भी मिला है। लाहौर हाई कोर्ट ने नैब को 12 अप्रैल तक मरियम नवाज़ को गिरफ्तार करने से रोक दिया है। नैब ने मरियम नवाज़ को 26 मार्च को तलब कर रखा है। मरियम नवाज़ ने हिफाजती ज़मानत के लिए दरख्वास्त दायर की थी और मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि नैब हुकूमत के इशारे पर सियासी मुखालिफिन को टारगेट कर रहा है। शामिल तफ्तीश होना चाहती हूँ, लेकिन गिरफ्तारी का खदशा है। इस पर लाहौर हाई कोर्ट ने मरियम नवाज़ की दरख्वास्त कबूल करते हुए नैब को उन्हें गिरफ्तार करने से रोक दिया है। इसके साथ साथ अपोजिशन के सियासी उफ़क़ पर भी मुफ़ाहमत के बादल छा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स मुखालिफाना बयानबाजी के बाद पहले बिलावल भुट्टो जरदारी ने ट्वीट की और अपने कारकुनान और ओहदेदारान को तल्ख बयानात देने से रोका। फिर मरियम नवाज़ ने भी कहा है कि उनके बिलावल भुट्टो जरदारी से कोई इख्तलाफात नहीं है। दोनों पार्टियों में कोई बड़े इख्तलाफात नहीं है, कोई इख्तलाफात नहीं है। वो पॉलिटिकल पार्टी है, उनकी अपनी स्ट्रैटेजी है, हमारी अपनी स्ट्रैटेजी है। कुछ कॉमन गोल्स हैं जिससे हम पीडीएम में इकट्ठे हैं और सियासत में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कोई इख्तलाफात नहीं है, उनकी अपनी पार्टी है, हमारी अपनी पार्टी है। नैब ने शुगर मिल्स केस और अराजी की मुबैना गैर मुंतकली के केस में मरियम नवाज़ को 26 मार्च को तलब कर रखा है, लेकिन मरियम नवाज़ इस पेशी को भी एक रैली की शक्ल देने का इरादा कर चुकी हैं। अपने अरकान पार्लियामेंट और कारकुनान को भी तैयारी की हिदायत की है। मौलाना फजलुर रहमान भी ऐलान कर चुके हैं कि उनके कारकुनान भी साथ जाएंगे और आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी इस रैली में शरीक होने का ऐलान कर दिया है। 26 मार्च को जब मरियम नवाज साहिबा पेश होंगी तो पीडीएम के तमाम पार्टियों के कारकुन मौजूद होंगे, हमारी अपनी पार्टी के कारकुन मौजूद होंगे और पीडीएम की क़ियादत भी शाना बशाना होंगी। सियासी जमातें अपने कारकुनान को लेकर पहुंची तो अमन व अमान की सूरत हाल पैदा हो सकती है। इसी वजह से नैब लाहौर को रेड जोन करार दे दिया गया है। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र रेंजर्स तैनात की जाएगी। गुज़िश्ता साल अगस्त में भी मरियम नवाज़ नैब के सामने पेश होने गई थी तो तसादुम हो गया था। आपको याद होगा, नून लीगी कारकुनान और पुलिस एहलकारों में झड़पें हुई थी, पथराव हुआ था, लाठी चार्ज हुआ था और आंसू गैस की शेलिंग की गई थी। मरियम नवाज़ ने दावा किया था कि हुकूमत ने उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। पाकिस्तान में इंसाफ मकड़ी का वो जाला बन चुका है जिसमें कमज़ोर तो फंस जाता है लेकिन ताकतवर उसे रौन कर निकल जाते हैं। जब ये ताकतवर सियासतदान इंसाफ का सामना करते हैं तो तफ्तीशी इदारों को धमकियाँ दी जाती हैं, इदारों के अहलकारों से सख्त लहजे में बात की जाती है। कोई हद छठ सियासतदान तो अहलकारों पर हाथ भी उठा देता है। दूसरी जानिब जब कमज़ोर इस इंसाफ का सामना करता है तो पेशियों पर पेशियाँ भुगतता है, अहलकारों के तशद्दुद का सामना करता है, यहाँ तक के केस भुगतते भुगतते अपनी जान तक दे देता है। तो 26 मार्च को मरियम नवाज़ की पेशी पर एक बार फिर इंसाफ का वो रूप देखने को मिलेगा जो ताकतवर के लिए होता है। क्या इस बार फिर अपोजिशन ने हंगामा आराई की तैयारी कर रखी है? नैब के पूछे सवालों का जवाब देने के बजाय इस पर सियासत क्यों की जा रही है, पूछेंगे। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह और जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के रहनुमा हाफिज़ हमदुल्ला साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आगाज़ करते हैं राना सनाउल्लाह साहब आपसे। ये बताइएगा कि शेख रशीद अहमद ने आज सवाल किया है, राना साहब वो तो दुरुस्त है ना, मरियम नवाज़ ने खुद हिफाजती ज़मानत करा ली है, लोगों को वो सड़कों पर बुला रही हैं, आखिर जत्थों को ले जाके लोगों को ले जाकर आप अचीव क्या करना चाहते हैं? देखें, मरियम नवाज साहबा ने हिफाजती जमानत करवाई है आवाम की हिफाजत करने के लिए, ठीक, और इस जो मुसल्लत टोला है इसकी जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है नैब के जरिए से, नैब जो यहाँ पे यानी एक यानी करप्शन को तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है, एक तरफ कोई उसे नजर नहीं आ रही जो हुकूमती मंसूबे, ना उसे कोई आटा चोर नजर आ रहा है, सही, ना उसे कोई चीनी चोर नजर आ रहे हैं, अदवियात के चोर जो है वो दंदनाते फिर रहे हैं, पेट्रोल चोर जो है वो वज़ीर आज़म के दाएं बाएं बैठे हैं और वो अपोजिशन को जो है वो इंतकाम का निशाना बना रहे हैं। इन चीजों को एक फोरम पे जो अदलिया का फोरम है, इन चीजों को साबित करने के लिए, इन चीजों को बेनकाब करने के लिए जो है वो हमने अदालत का जो है वो रास्ता इख्तियार किया है। जिन जथों की उन्होंने बात की है कि वो सड़कों पे होंगे तो इंशाअल्लाह ताला वो अपनी लीडर मरियम नवाज शरीफ के साथ ही होंगे, मरियम नवाज भी वहीं पे होंगी इंशाअल्लाह ताला। इनके खिलाफ ये जदोजहद जो है वो इनको जब तक इस मुल्क से
जो है वो जो मुसल्लत है इनसे जान नहीं छुड़ाते मुल्क और कौम पे, उस वक्त तक ये जदोजहद जारी रहेगी। अच्छा, हमजा शहबाज शरीफ आएंगे क्या इस एहतजाज में शरीक होंगे? जी बिल्कुल, क्यों नहीं होंगे। हमजा शहबाज हमारी तमाम मीटिंग जो इससे पहले हुई हैं, आज भी हुई है, उन तमाम मीटिंग्स का वो हिस्सा थे। और ये पार्टी का फैसला है। पार्टी का फैसला जो है वो हमजा शहबाज साहब पे भी उसी तरह लागू होता है जिस तरह से मेरे ऊपर या किसी और के ऊपर होता है। ठीक है। राना साहब, हाफिज़ हमदुल्ला साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज़ हमदुल्ला साहब, ये बताइएगा कि JUI फे हो, नून लीग हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, जब नैब बुलाता है तो आप लोग जत्थे लेकर क्यों पहुंच जाते हैं? अब मौलाना फजलुर रहमान साहब शामिल होंगे इस एहतजाज में, मरियम साहिबा के साथ खड़े होंगे वो? आपने मौलाना साहब की बात की, मौलाना साहब ने ऐलान किया है, बिल्कुल PDM की जितनी भी जुमातें हैं, 10 जुमातें हैं PDM की, बहुत सी हुकूमत शादियाना बजा रही थी कि PDM टूट गई, अफरा तफरी की शिकार हो गई। आज पीपल्स पार्टी ने भी ऐलान किया कि कल यकजाती के लिए मरियम बीबी का जो पीसी है वो आएगी, पीपल्स पार्टी वहाँ आएगी। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ऐलान किया, मरियम बीबी के जाती उम्र से वहाँ मीटिंग करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया, हमारे कारकुन भी जाएंगे वहाँ। जहाँ तक सवाल ये है कि ये क्यों जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। अगर एक तरफ 126 दिन धरने के नतीजे में एक पूरी पार्टी पार्लियामेंट पे हमला और होती है कि वो जायज़, वो जमहूरियत, वो उनका हक रियासत के अंदर इस्लामाबाद दारुल ये तो सारी पुरानी बातें हो गई ना, माजी से तो हुकूमत ने सीखा है, हर कोई सीखता है, आपने भी माजी से बहुत सबक लिया होगा, लेकिन नैब तो मुल्क का एक इदारा है ना सर, किसी को भी बुलाए जाकर जवाब देना जिम्मेदारी बनती है ना। हाफिज साहब मेरी बात सुनिए, मैं वो तो जवाब देने के लिए जा रही है ना, मरियम तो कोई बदमाशी तो नहीं कर रही है, जवाब देने के लिए जा रही है। जवाब देने के लिए जाएं, अकेली जाएं, लेकिन जत्थों को क्यों साथ लेकर जा रहे हैं, सियासी कारकुनान को क्यों साथ लेकर जा रहे हैं? देखिए आपने हुकूमत का रवैया बीजे का, इलेक्शन कमीशन ने जब डेस्क का पर फैसला दिया तो इमरान खान ने क्या इलेक्शन कमीशन पर चढ़ाई नहीं की? उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को धमकियां नहीं दी। इलेक्शन कमीशन ने जब रिपोर्ट पेश की खुफिया बुलेटिन, ओपन बुलेटिन के हवाले से आइन का आर्टिकल 226 को सामने रखते हुए, क्या इमरान खान ने धमकी नहीं दी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को? हुकूमत का ये काम है धमकियाँ देना और अपोजिशन को गालियाँ देना। देखिए नेब के बारे में हमारा फैसला ये है कि नेब एक एहतसाब का इदारा नहीं है, ये एक इंतकामी इदारा है और सिर्फ सियासी इंतकामी इदारा, और आज की माहौल में सिर्फ अपोजिशन से इंतकाम ले रहा है। और इस दफ़ा जो मरियम की पीसी है 26 मार्च का, उसमें तो बाकायदा जो उनको नोटिस दिया गया है कि आप इदारों पर तनकीद करते हैं। अब आपका क्या ताल्लुक़ है इदारों से? अगर कोई और मामला है उस पर नोटिस दे दें, मैं स्पीच करता हूँ, मैं किस पर तनकीद करता हूँ, किस पे नहीं करता हूँ, उससे आपका क्या ताल्लुक है? फर्ज करे अगर कोई आदमी में तफ्तीश के लिए है ना हाफिज साहब, मेरी बात सुनिए। जब एक लीडर वो करोड़ों वोट लेके, एक पार्टी की लीडर है, कारकुन उसकी यकजाती के लिए जाते हैं, क्या जमहूरियत में किसी के साथ यकजाती का इजहार करना ये मना है? ये जमहूरियत नहीं है। चलिए ये आपका पॉइंट आ गया, राना सनाउल्लाह साहब में क्या कबात है? राना सनाउल्लाह साहब, हुकूमत ने रेड जोन डिक्लेयर करने की सिफारिश कर दी है, रेंजर्स को भी तलब किया गया है और हुकूमत कह रही है कि इदारों को डराया धमकाया जाता है। कल को टेबल शिफ्ट होना है सर, आपकी भी हुकूमत आनी है, कोई भी हुकूमत हमेशा के लिए तो नहीं रहनी ना। आपकी हुकूमत में कोई ऐसा रवैया इख्तियार करेगा तो फिर आपका क्या उसके साथ रवैया होगा सर? राना साहब देखिए, ये बड़ी बेशर्म और झूठी हुकूमत है। ये इसका जो गाली गलोच ब्रिगेड है, वो किराए के तर्जमान जो है, ये पुकारते और ये बातें करके थकते नहीं है कि जिनके साथ बंदा ही कोई नहीं है, इनको कोई पूछता ही नहीं है, तो रेड जोन करार दे दिया। तो ये इतना ये परेशान हो गया, रेड जोन करार दे दी है, रेंजर्स बुला लिए हैं, हाई कोर्ट में दरखास्त दे दी है कि जी इसको रोके। एक तरफ ये कहते हैं कि जी नवाज शरीफ ने तो पार्टी को खत्म कर दिया है, पार्टी खत्म हो गई है, कोई इनके साथ नहीं है, तो वो हमें कोई घबराहट नहीं है। तो अब इनकी घबराहट जो है ये सामने आ रही है। सही। अच्छा, अब तो तैयारी रेड जोन करार देने से जो है, देखिए हम वहां पे जा रहे हैं अपनी लीडर के साथ, जो ये जुल्म है, ये ज्यादती है, ये जो नोटिस है ये सियासी नोटिस है। अच्छा। ये इंतकाम का नोटिस है, ये तजलील का नोटिस है, ये कोई दा के तहत नहीं है। नैब को अदारा कहना लफ्ज अदारे की तौहीन है, ये कोई अदारा नहीं है।
ये एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का हथियार है। ये कसाई की वो छुरी है जो हलाल पे भी चलती है, हराम पे भी चलती है। ठीक। तो ये एक ऐसा अदारा है कि जो इस गवर्नमेंट के घटिया मकासद को पूरा करने के लिए जो है वो काम कर रहा है। तो हम अपनी लीडर के साथ अदारे जंगीती करने के लिए पुरअमन तरीके से, कोई पत्ता नहीं टूटेगा, वहाँ पे लोग हजारों की तादाद में जो है वहाँ पे जमा होंगे। लेकिन बदकिस्मती से राना साहब, पहले भी आप लोगों ने ये दावा किया था, लेकिन बदकिस्मती से जब 20 तारीख को पिछले साल मरियम नवाज साहिबा वहाँ पर गई थी तो फिर भी तो इसी तरह के मामलात बने थे ना। तो फिर जब क्राउड को कैसे आप रोक सकते हैं? कोई बदनज़मी हो जाए तो जिम्मेदारी किसकी बनती है? अगर पुलिस लोगों पे वो केमिकल स्प्रे करेगी, लाठीचार्ज करेगी तो लोग पत्थर मारेंगे। लेकिन अगर ये काम ना करें ना, वहाँ पे आप देखें ना, उस वक्त इन्होंने यानी उस पूरे एरिया को एक एक मील से सील किया हुआ था, बैरियर लगा के। भाई क्या वजह है, क्या जरूरत है ये काम करने की? आप ना किसी को रोके, ना ट्रैफिक रोके, ना उस दफ्तर को सील करें, हमें वहाँ पे धार्मिक जगह के लिए पहुंचने दें। अगर इसके गेट को किसी ने जो है वो धक्का भी दे दिया तो हम जिम्मेदार हैं। लेकिन अगर ये लोगों को लाठियां मार के कंटेनर लगा के रोकेंगे और लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाएंगे तो फिर वहाँ पे जो अगर हालात खराब होते हैं तो उसकी जिम्मेदारी इनके ऊपर है। अच्छा, चले ये आपने बड़ी अच्छी बात की है कि राना साहब की पहल आपकी तरफ से नहीं होगी। मुझे ये बताइएगा, एक बड़ी अच्छी खुशाइन खबर आपके लिए है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी आपके साथ इजहार यकजहती के लिए वहाँ पे उनके कारकुनान जा रहे हैं। कायरा साहब भी वहाँ पर मौजूद होंगे। आप नहीं समझते कि बिलावल भुट्टो जरदारी भी अगर आपको ज्वाइन कर लेते तो ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान भी आ रहे हैं, बिलावल भुट्टो का बनता था जाना आपके साथ? देखें, ये क्योंकि बुनियादी तौर पे हमारी जो है वो जमात का इशू है और हमारी जमात की लीडर जो है वो जा रही है। दूसरी पार्टियों ने एक अजहार यकजहती के लिए जो है वो अपने वफूद, अपने कारकुन जो है वो भेजने हैं। सर मौलाना भी तो आ रहे हैं ना सर? मौलाना गफूर हैदरी साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब आ रहे हैं। जी। इसी तरह से जो पीपल्स पार्टी उसकी भी सीनियर लीडरशिप में कायरा साहब माशाल्लाह उनके पंजाब के नंबर 1 उनके कायद हैं, तो वो आ रहे हैं। तो हमें बड़ा उनकी इज्जत है, उनका एहतराम है, वो अज़हार यकजहती के लिए आ रहे हैं। सही। अच्छा हाफिज़ अब्दुल्ला साहब, आप समझते हैं कि पीडीएम में इख्तलाफात इस नहज पर पहुंच गए हैं कि पीडीएम अपने मकासद से पीछे हट गई और आपका मकसद यही था कि इमरान खान साहब को घर भेजना है और अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को मुत्तहिद रखना पीडीएम का मकसद बन गया है? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि मौलाना साहब को कप्तान तो बना दिया गया लेकिन कप्तान की कोई सुन नहीं रहा है। हाफिज़ अब्दुल्ला साहब नहीं, मेरे ख्याल में ये मीडिया पर ये बातें चल रही है। बुनियादी मकसद क्या है इन बातों का, इन अफवाहों का कि मौलाना पीडीएम का बराए नाम या नाम का सदर है, उनका कोई सुन ही नहीं रहा। मौलाना साहब जब ये माहौल एक पीडीएम की सरबराही इजलास में एक बात आई इस्तीफ़े देने हैं नहीं देने हैं, 9 पार्टियों ने कहा कि इस्तीफ़े देने हैं। लॉन्ग मार्च के एंड में पीपल्स पार्टी की एक राय थी, पीडीएम की क़यादत ने उनको मुशावरत के लिए सीएसी में जाने की इजाज़त दी कि आप मुशावरत करें। इससे मीडिया ने एक लंबा चौड़ा कोशिश ये की कि पीडीएम की सफ़ों में इंतशार है, अफरा तफरी है, मौलाना की बात नहीं सुनी जाती। जब ये माहौल मीडिया में रसाकशी शुरू हुई और हुकूमत ने कोशिश की, हुकूमत ने बिलावल साहब की तारीफ़ें शुरू की, हुकूमत ने आसिफ अली जरदारी साहब की तारीफ़ें शुरू की। 2 दिन पहले दोनों सबको गालियाँ दे रहे थे, फिर तारीफ़ें शुरू हो गई। तो मौलाना साहब ने मियाँ साहब से भी रबिता किया, मौलाना साहब ने जनाब आसिफ अली जरदारी साहब से भी रबिता किया कि ये नहीं होना चाहिए, जो हमारी आपस की बातें वो आपस होनी चाहिए, जहाँ हम रूम में करते हैं, बंद कमरे में करते हैं। मीडिया पर आना, इससे पीडीएम की इत्तेहाद को नुकसान होगा, हमारी जद्दोजहद, इससे हमारी तहरीक कमज़ोर होगी, इससे हुकूमत की सफ़ों में खुशी और कलबली मच जाएगी, खुशी की उसका इत्मीनान होगा, हमारे इंतशार से वो मजबूत हो जाएगी। तो मौलाना आसिफ अली जरदारी साहब ने भी इत्तेफाक किया, मियाँ साहब ने भी इत्तेफाक किया। तो अगर मौलाना साहब की बात नहीं मानी जाती है तो 24 घंटे से आपने कोई किसी तरफ से भी कोई ऐसी बात सुनी है जिससे आपको ये बू आ जाए कि अफरा तफरी है पीडीएम की सफ़ों में? पीडीएम की सफ़ों में कोई अफरा तफरी नहीं है, कोई इंतशार नहीं है। पीडीएम कल भी मुत्तहिद थी,
PDM की जमातें आज भी मुत्तहद है, आइंदा कल भी मुत्तहद रहेगी। उसकी वहादत की अलामत यह है कि कल न परसों मरियम बीबी की पीछे में पीपल्स पार्टी भी आ रही है, JUI भी आ रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हाफिज़ हम्दुल्ला साहब हमारे साथ मौजूद थे, राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे, दोनों अपनी जमातों का मौक़िफ़ दे रहे थे। प्रोग्राम में वक्त हो गया एक कमर्शियल ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब दोबारा हाजिर होंगे तो कुछ ऐसा लग रहा है कि बिगड़े ताल्लुकात बनने जा रहे हैं। इसके ऊपर तफसील से गुफ्तगू होगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। और भारतीय वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म को ख़त आ गया। नाज़रीन, भारतीय सदर का पाकिस्तानी सदर को ख़त आया है। खुशगवार ताल्लुकात की ख्वाहिश ज़ाहिर कर दी गई है। दुश्मनी ख़त्म करने को लाजिम कह दिया गया है। यौम पाकिस्तान की मुबारकबाद भी दी गई है। कशीदगी कम करने की बात भी कर ली गई है। तो क्या भारतीय क़यादत की इन खुशनुमा बातों से समझ लिया जाए कि बर्फ़ पिघल गई है? अगर पिघल गई है तो कैसे पिघली है? पाकिस्तान को इसकी क्या कीमत अदा करना होगी? क्या पाकिस्तान को नरेंद्र मोदी का बढ़ाया हुआ हाथ थामते हुए उनके फाशिस्ट नज़रियात और इक़दामात को भी कबूल करना होगा? और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने नरेंद्र मोदी को फाशिस्ट कहा तो इसकी वजह नरेंद्र मोदी के इक़दामात थे। उन्होंने मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म की, वहाँ की मुसलमान अक्सरियत को अक़लियत में बदलने के लिए जायदाद के क़वानीन तब्दील किए, हर भारतीय शहरी को कश्मीर में ज़मीन ख़रीदने की इजाज़त भी दी। क्या भारत से दोबारा दोस्ती के लिए पाकिस्तान को ये बात हज़म करना होगी कि भारत मकबूजा कश्मीर पर अमली तौर पर तो पहले ही काबिज़ था और इसकी खुद मुख्तार हैसियत ख़त्म करने के बाद अमली तौर पर भी काबिज़ हो चुका है? पाकिस्तान की जानिब से अभी सरकारी तौर पर तो कोई बयान जारी नहीं किया गया नाज़रीन, लेकिन वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने बड़ी अहम ट्वीट की है। उन्होंने वाज़ेह किया है कि अगर समझता है कि पाकिस्तान कश्मीर पर उसका हक़ तस्लीम कर लेगा तो ये मुमकिन नहीं है। पार्लिमानी कमेटी बराए कश्मीर के चेयरमैन शहरियार आफरीदी ने भी कहा है कि जब तक मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म नहीं की जाती ताल्लुकात आगे नहीं बढ़ेंगे। और ये बात भी तय है कि मोदी की जानिब से खुशगवार ताल्लुकात की बात यूँ अचानक नहीं की गई है। पसे पर्दा बहुत कुछ हो रहा था, अलग अलग मुख्तलिफ वाक़यात हो रहे थे और इन्हें मिलाकर देखा जाए तो कई कड़ियाँ भी मिल रही हैं। पहले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मुआविन खुसूसी बराए कौमी सलामती अक्टूबर 2020 में भारतीय सहाफ़ी करण थापर को इंटरव्यू देते हैं और इंकशाफ करते हैं कि भारत पाकिस्तान से मुज़ाकरात शुरू करना चाहता है। फिर गुज़िश्ता साल नवंबर में भारतीय वज़ीर ख़ारजा अमारात का दौरा करते हैं। फिर भारतीय आर्मी चीफ़ दिसंबर में अमारात जाते हैं। जब भारतीय आर्मी चीफ़ वापस जाते हैं तो फिर पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी अमारात चले जाते हैं। फरवरी में अमारात के वज़ीर ख़ारजा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को फ़ोन करते हैं और फिर 25 फरवरी को पाकिस्तान और भारत के डायरेक्टर जनरल्स ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस की मुलाकात होती है और लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंग बंदी की पाबंदी पर इत्तेफाक किया जाता है। ये खबरें भी आती हैं कि पाकिस्तान भारत खुफिया अमन रोड मैप में मुत्तहिदा अरब अमारात ने अहम किरदार अदा किया। फिर मार्च में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा इस्लामाबाद में सिक्योरिटी मुज़ाकरात की तकरीब से खिताब करते हैं और कहते हैं कि पाकिस्तान और भारत को माजी भुलाकर आगे बढ़ना होगा। जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कोरोना वायरस का शिकार हुए तो उस वक्त भी नरेंद्र मोदी ने उन्हें नेक तमन्नाओं का पैगाम भेजा। भारतीय मीडिया ये खबरें भी दे रहा है कि साल के आखिर तक भारतीय फ़ौज पाकिस्तानी हुदूद में पाकिस्तानी फ़ौज के साथ मिलकर जंगी मशक़ें भी करेगी और रोज़नामा जंग के मुताबिक ये उम्मीद भी ज़ाहिर की जा रही है कि साल के आखिर तक यानी इस साल के आखिर तक पाकिस्तान और भारत में T20 सीरीज़ भी हो सकती है। ये सब अगर इत्तेफाक था तो बहुत ही हसीन इत्तेफाक था, लेकिन अगर ये इत्तेफाक नहीं था नाजरीन तो ये सब कुछ किसकी ईमा पर हो रहा था, किसकी ख्वाहिश पर हो रहा था कि मान लिया जाए कि भारत फिर से नई शुरुआत करना चाहता है। अगर ऐसा है तो इस दोस्ती की शराइत क्या है? भारत वाकई पाकिस्तान से दोस्ती चाहता है या फिर पाकिस्तान को उलझाना चाह रहा है? पूछेंगे वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हुकूक़ और बैनुल अक़वामी उमूर की माहिर डॉक्टर शीरी मज़ारी साहबा हमें ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये बताइएगा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात की बहाली के हवाले से बड़ी अच्छी खबरें आ रही हैं। बाकायदा मोदी ने कल ख़त भी लिखा है, मामला दुरुस्त समत में आगे जा रहे हैं। क्या ये मुमकिन है डॉक्टर साहिबा कि जो स्टैंस भारत ने कश्मीर में लिया है, कश्मीर में जुल्म व सितम जारी है, उसकी मौजूदगी में जब तक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर ना ले लिए जाएँ, कश्मीर को उसकी असली हालत में ना लाया जाए, हम मुज़ाकरात की टेबल पर जा रहे हैं? आप समझती हैं कि जस्टिफाइड है? देखिए, अभी हम कोई मुज़ाकरात की टेबल पे नहीं जा रहे। अगर उन्होंने एक जेस्चर दिया है कि जी मुबारकबाद का 23 मार्च का, तो ऐसे जेस्चर्स अच्छे होते हैं, लेकिन और मैंने कल अपनी ट्वीट में भी ये डाला था रात को कि जब तक हिंदुस्तान को ये नहीं एहसास होगा
कि कश्मीर पे जब तक वो अपना स्टेट टेररिज्म बंद नहीं करेंगे, पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी हिंदुस्तान करा रहा है वो खत्म नहीं करेंगे, जब तक आप टेबल पे कैसे बातचीत कर सकते हैं? जब तक कश्मीर के मसले पे बातचीत डायलॉग से नहीं होगी, हल नहीं होगा मसला या हल की तरफ नहीं जाएगा जी, तो जब तक आप ना अमन आ सकता है ना आप क्या कहते बातचीत कर सकते हैं, जब तक आप कश्मीर पे बातचीत नहीं शुरू करेंगे। और आपको सारी दुनिया को पता है कि पीस उसी वक्त होता है जब आपके कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन होती है। जब तक कॉन्फ्लिक्ट्स आपके हैं, जब तक आप कैसे अमन की बात कर सकते हैं? ब्लूमबर्ग में कल खबर थी कि मशी कुछ रियासतों की जानिब से एफर्ट पुट की गई हैं और मामलात को आगे बढ़ाने की कोशिश भी की गई है, हालात नॉर्मल हों और डायलॉग की तरफ हम बढ़ें। तो क्या ये हमने उनसे रिक्वेस्ट की है या किसी से बात किए बगैर ही वो खुद चल पड़े हैं ताल्लुकात बहाल करने? यानी कौन मुस्लिम ममालिक को कह रहा है कि आप ताल्लुकात की बहाली की तरफ जाएं, और क्या हमारी इंटेंशन इसमें शामिल है कि बहाली की तरफ जाना है? देखिए, हमने तो पूरी दुनिया को कहा है कि आप हिंदुस्तान को और मोदी हुकूमत को समझाएं कि ये जंग की तरफ बढ़ रहे हैं, ये खित्ते के लिए खतरनाक है, दुनिया के लिए खतरनाक है। तो एटमी ताकतें हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान, इस वास्ते जाहिर है दुनिया में को भी फिक्र है। कई ममालिक जो हमारे दोस्त ममालिक हैं वो चाहते हैं कि डायलॉग हो, हम भी कहते हैं डायलॉग हो, लेकिन सबसे पहले डायलॉग आपको जो आपका कॉन्फ्लिक्ट है उस पे होगा ना, कश्मीर पे। जब तक आप कश्मीर पे बातचीत आगे नहीं बढ़ाएंगे, जब तक हिंदुस्तान अपनी रियासती दहशतगर्दी नहीं खत्म करता कश्मीर पे, जब तक आप कैसे टेबल पे डायलॉग कर सकते हैं और बातों पे? सबसे पहले कश्मीर पे आपको डायलॉग करना पड़ेगा और भारत को अपना रवैया कश्मीर में बदलना पड़ेगा। जो जुल्म और तशद्दुद हो रहा है, जो क्या कहते हैं रियासती दहशतगर्दी है, तो ये चीजें हिंदुस्तान को भी पता है। जब तक ये खत्म नहीं करेंगे, जब तक कश्मीर को का मसला हल डायलॉग से नहीं तैयार होगी हिंदुस्तान, जब तक आपका क्या डायलॉग होगा? कुछ नहीं हो सकता। अच्छा डॉक्टर साहब, जिन दोस्त ममालिक का जिक्र आपने किया है वो ताल्लुकात की बहाली में किरदार अदा करना चाहते हैं और उन्हें अंदाजा है कि न्यूक्लियर पावर आपस में टकरा गए तो कितना नुकसान हो सकता है, उन्हें क्यों ये एहसास नहीं है कि वो खुलकर हमारा साथ दें, कश्मीर के हवाले से हमारी हिमायत कर सकें? OIC खुलकर कश्मीर पर हमारा साथ क्यों नहीं दे रही है? आखिर दीगर ममालिक खुलकर हमारा साथ क्यों नहीं दे पा रहे हैं? डॉक्टर साहिबा, अगर ये मुज़ाकरात भारत की शराइत पर बहाल होने हैं तो फिर वो हमारी शराइत पर बहाल करने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? इस हवाले से आलम इस्लाम की जानिब से पुरजोर आवाज़ क्यों नहीं उठाई जाती? ख़ास तौर पर मशरिक़ वस्ता की रियासतों की तरफ से हमें किसी किस्म की हिमायत का यकीन आखिर क्यों नहीं दिलाया जाता? डॉक्टर साहिबा, देखिए, आपको कई मुसलमान ममालिक ने खुल के आपकी सपोर्ट की है कश्मीर पे, चाहे वो मलेशिया हो, चाहे आप ईरान ने की है। आप देखें तुर्की ने जिस तरह आपकी हिमायत की है, मैं समझती हूँ पहले कभी नहीं है तुर्की ने इस तरह की हिमायत की कश्मीर पे जितनी अब एर्दोगान की हुकूमत कर रही है। तो ये तो नहीं हम कह सकते कि मुसलमान ममालिक नहीं कर रहे आपकी हिमायत, लेकिन वो ममालिक जो डायलॉग चाहते हैं उनको भी पता है कि हमारी प्री कंडीशंस क्या है, कि किस बेसिस पे हम डायलॉग करेंगे। तो मैं नहीं समझती कि वो ये कह रहे हैं कि आप कश्मीर को भूल जाएं, और अगर कोई ये समझता है कि कश्मीर पे हम बात नहीं करेंगे, बाकी चीजों पे करेंगे, ये तो नामुमकिन है। प्राइम मिनिस्टर का बड़ा क्लियर और वाज़ेह पोजीशन है इस पे कि कश्मीर के मसले पे जब तक बातचीत नहीं होती, जब तक कश्मीर का मसला हल की तरफ नहीं जाता, नॉर्मल नहीं हो सकते हालात पाकिस्तान। डॉक्टर साहिबा, आपने जिन ममालिक का हवाला दिया एक नए इस्लामी ब्लॉक के हवाले से, सऊदी अरब या मशरिक़ वस्ता में मौजूद दीगर रियासतों के मुखालिफ तस्वुर किए जाते हैं। यही वजह है कि जब मैं याद दिलाना चाहता हूँ आपको, मलेशिया में कॉन्फ्रेंस हुई थी इस्लामी ब्लॉक के हवाले से, तो वज़ीर आज़म वहाँ नहीं गए थे और उन्हें बाद में ये एहसास भी हुआ था कि उन्होंने ना जाकर गलती की है। अब जिन ममालिक का जिक्र आप कर रही हैं वो OIC के करता धरता नहीं है, उनके हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, उनकी तरफ से कभी कोई आवाज़ नहीं उठाई गई जो OIC के करता धरता है। डॉक्टर साहिबा, OIC का स्पेशल कश्मीर का ग्रुप भी है। मैं बिल्कुल आप जो पॉइंट कर रहे हैं वाज़ेह है, कई हद तक सही भी है, लेकिन ये कहना कि करता धरता सारे मुस्लिम ममालिक जो OIC के मेंबर्स हैं करते धरते हैं, ये किसी एक या दो ममालिक की तो नहीं है ना ऑर्गेनाइजेशन। सबकी उतनी वोटिंग पावर्स हैं, सबके उतने ही इन्फ्लुएंस है।
तो मैं समझती हूँ कि अगर कोई बातचीत डायलॉग हिंदुस्तान पाकिस्तान का करवाना चाहता है तो अच्छी बात है, लेकिन उनको ये तो मौकफ पता है पाकिस्तान के कि जब तक कश्मीर पे बात नहीं होगी आगे बात नहीं बढ़ेगी। तो अगर वो जेन्युइनली बातचीत और डायलॉग शुरू करवाना चाहते हैं तो उनको इस मौकफ से शुरू करना होगा। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर शीरी मज़ारी हमारे साथ मौजूद थी। एक ब्रेक का वक्त हो गया नाज़रीन, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो सिंध के आवाम को एक बहुत बड़े मसले का सामना है, उसके ऊपर तफसील से गुफ्तगू करेंगे। तो नाज़रीन, सिंध का एक बहुत बड़ा मसला, सिंध में आवारा कुत्ते ज़िंदगी के लिए संगीन खतरा बन चुके हैं। शहरी आए रोज़ कुत्ते के काटने का शिकार हो रहे हैं। हर एक घंटे में आवारा कुत्ते कुत्ते के काटने पर मुतालिका अफसरान के साथ इलाके के एमपीए भी जिम्मेदार होगा और बाकी की सूरत में हल्के के हैं और एमपीए के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जा सकता है। कुत्ते के काटने के केसेस सामने आ चुके हैं। ये भी कहा गया था कि संगीन सूरत हाल ये समझा जाएगा कि एमपीए इंतजाम नहीं करा रहे, लेकिन अदालत के वाज़ेह अहकामात के बावजूद सिंध हाई कोर्ट और सिंध असेंबली सेक्रेटेरिएट कुत्ते के काटने के वाक़यात रहा है कि वो अपने हल्के नहीं शहरियों के मसाइल के जिम्मेदार हैं। हफ्ते अदालत आलिया के असेंबली सेक्रेटेरिएट ने सिंध असेंबली के मुरासले में तमाम अरकान असेंबली को हिदायत की है कि ज्ञान चंद इसरानी की रुकनियत मुअत्तल करने का भी हुक्म सुनाया था। तमाम अरकान सिंध असेंबली सेक्रेटेरिएट की जानिब से मुहिम की निगरानी अरकान असेंबली को आवारा कुत्तों को कंट्रोल करने की हिदायत सामने आई है, जो गुज़िश्ता माह सिंध हाई कोर्ट ने जारी किया था। गुज़िश्ता माह किसी शख्स को कुत्ते के काटने पर मुतालिका अफसरान के साथ इलाके के एमपीए भी जिम्मेदार में लिखा था और बाकी किसी शख्स को कुत्ते के काटने पर मुतालिका अफसरान के साथ कराया जा सकता है। एमपीए भी जिम्मेदार होगा। नाज़रीन, ये भी कहा गया था कि वाक़या पेश आने से ये समझा जाएगा कि एमपीए इंतजामात नहीं करा रहे, लेकिन अदालत के वाज़ेह अहकामात के बावजूद आने से ये समझा जाएगा बाइटिंग यानी एमपीए इंतजामात नहीं करा रहे, लेकिन अदालत के वाज़ेह अहकामात के बावजूद गुज़िश्ता हफ्ते अदालत आलिया के यानी कुत्ते के काटने के वाक़यात के कोई कमी नहीं आई थी, जिस पर गुज़िश्ता हफ्ते अदालत आलिया के मुअज़्ज़ज़ बेंच करने का भी हुक्म सुनाया था। और आज सिंध असेंबली सेक्रेटेरिएट की जानिब से भी ज्ञान चंद इसरानी की रुकनियत मुअत्तल करने का भी हुक्म सुनाया था सामने आई है, लेकिन असेंबली सेक्रेटेरिएट की जानिब से तहरीरी फैसले में लिखा था को आवारा कुत्तों को कंट्रोल करने की हिदायत सामने आई है, लेकिन अफसरान के साथ इलाके के एमपीए भी जिम्मेदार होगा के बावजूद भी सूरत में हल्के के काबू किया जा रहा है मुकदमा दर्ज कराया जा सकता है। के बचाव के लिए वैक्सीन ये भी कहा गया था कि बनाई जा रही है से ये समझा जाएगा कि एमपीए इंतजामात नहीं करा रहे, लेकिन अदालत के जिसको 3 दिन पहले कुत्ते ने काट लिया था उसके वर्सा जिला इंतजामिया से लेकर सरकारी अस्पतालों तक वैक्सीन के लिए धक्के खाते रहे, मारे फिरते रहे, लेकिन किसी ने इलाज करवाने में कोई मदद न की। आखिर वो अपने बच्चे को लेकर लाहौर गए, लेकिन इलाज में ताख़ीर की वजह से गुज़िश्ता रोज़ वो बदनसीब नौजवान दम तोड़ गया। तो गुज़िश्ता बरस सिंध में कुत्ते के काटने के 2,35,000 से ज़ायद वाक़यात रिपोर्ट हुए थे और वैक्सीन ना मिलने की वजह से 25 मुतासरीन की ज़िंदगी का भी खात्मा हुआ था। तहरीरी फैसले में लिखा था इंडिपेंडेंट पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक काटने पर मुतालिका अफसरान के साथ इलाके के एमपीए भी जिम्मेदार होगा, जबकि 5 से 7 लाख के करीब वैक्सीन दस्तियाब है। मुकदमा वैक्सीन की इस कमी को पूरा करने के लिए सिंध हुकूमत ने आवारा कुत्तों के खिलाफ वाक़या पेश आने से ये समझा जाएगा कि एमपीए इंतजामात नहीं कर रहे, लेकिन अदालत के वाज़ेह अहकामात के बावजूद बंदी करना था। डॉग बाइटिंग यानी करोड़ रुपए की लागत से वाक़यात किए गए प्रोग्राम नहीं आई थी, जिस पर गुज़िश्ता हफ्ते अदालत आलिया के मुअज़्ज़ज़ बेंच ने सिंध असेंबली के कुत्तों को वैक्सीन दी जानी थी और ज्ञान चंद इसरानी की रुकनियत न दे पाई करने का भी हुक्म सुनाया था और आज जारी करके अवामी नुमाइंदगान की जानिब से भी चलाने का पाबंद करना पड़ रहा है। कुत्तों को कंट्रोल करने की हिदायत सामने आई है, निशानदेही के बावजूद आवारा कुत्तों और वैक्सीन में लिखा था दस्तियाबी पर किसी शख्स काबू पाया। ये पूछ लेते हैं सिंध के वजीर तैमूर तालपुर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तैमूर साहब, सिंध असेंबली सेक्रेटेरिएट ने एमपीएस को अपने इलाकों में आवारा कुत्तों को पकड़ने का पाबंद बनाया है और इससे पहले सिंध हाई कोर्ट बार अरकान असेंबली को वार्निंग भी दे चुकी है और आपको याद होगा कि 2 एमपीओस को मुअत्तल भी किया जा चुका है। क्या इसका मतलब ये है कि सिंध के जो अवामी नुमाइंदे हैं उन्हें अपने हल्के के शहरियों की खुद से कोई परवाही नहीं है? सर, क्या सिंध असेंबली सेक्रेटेरिएट और सिंध हाई कोर्ट के एहसास दिलाने पर ही वो काम करेंगे? तहरीरी फैसले में लिखा था कि किसी शख्स को कुत्ते के काटने पर मुतालिका अफसरान के साथ इलाके के एमपीए भी जिम्मेदार होगा और वाक़ई की सूरत में हल्के के एमपीए के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जा सकता है। फैसले में नाज़रीन ये भी कहा गया था कि वाक़या पेश आने से ये समझा जाएगा कि एमपीए इंतजामात नहीं करा रहे, लेकिन अदालत के वाज़ेह अहकामात के बावजूद सूबे में डॉग बाइटिंग यानी कुत्ते के काटने के वाक़यात में कोई कमी नहीं आई थी, जिस पर गुज़िश्ता हफ्ते अदालत आलिया के मुअज़्ज़ज़ बेंच ने सिंध असेंबली के 2 एमपीएस फरियाद तालपुर
और ज्ञान चंद नेसरानी की रुकनियत मुअत्तल करने का भी हुक्म सुनाया था। और आज सिंध असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से भी अरकान असम्बली को आवारा कुत्तों को कंट्रोल करने की हिदायत सामने आई है, लेकिन सैकड़ों दिन में तहरीरी फैसले में लिखा था कि किसी शख्स को कुत्ते के काटने पर मुतालिका अफसरान के साथ इलाके के MPA भी जिम्मेदार होगा और वाक़े की सूरत में हल्के के MPA के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जा सकता है। फैसले में नाज़रीन ये भी कहा गया था कि वाक़या पेश आने से ये समझा जाएगा कि MPA इंतजामात नहीं करा रहे, लेकिन अदालत के वाज़े अहकामात के बावजूद सूबे में डॉग बाइटिंग यानी कुत्ते के काटने के वाक़यात में कोई कमी नहीं आई थी, जिस पर गुज़िश्ता हफ्ते अदालत आलिया के मुअज़्ज़ज़ बेंच ने सिंध असम्बली के 2 MPAs फरियाल तालपुर और ज्ञान चंद नेसरानी की रुकनियत मुअत्तल करने का भी हुक्म सुनाया था। और आज सिंध असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से भी अरकान असम्बली को आवारा कुत्तों को कंट्रोल करने की हिदायत सामने आई है, लेकिन सैकड़ों दिन में तहरीरी फैसले में लिखा था कि किसी शख्स को कुत्ते के काटने पर मुतालिका अफसरान के साथ इलाके के MPA भी जिम्मेदार होगा और वाक़े की सूरत में हल्के के MPA के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जा सकता है। फैसले में नाज़रीन ये भी कहा गया था कि वाक़या पेश आने से ये समझा जाएगा कि MPA इंतजामात नहीं करा रहे, लेकिन अदालत के वाज़े अहकामात के बावजूद सूबे में डॉग बाइटिंग यानी कुत्ते के काटने के वाक़यात में 1,86,000 लोग कुत्ते के काटने से मुतासिर हुए थे, जिस पर गुज़िश्ता हफ्ते अदालत आलिया के मुअज़्ज़ज़ बेंच ने 2,35,000 से भी ज्यादा बढ़ चुके हैं। होना तो ये चाहिए था कि हुकूमत के इक़दामात के बाद इन वाक़यात में कमी आती, लेकिन हुआ इसके उलट। और आज सिंध असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से भी अरकान असम्बली को आवारा कुत्तों को कंट्रोल करने की हिदायत सामने आई है, लेकिन सैकड़ों दिन में तहरीरी फैसले में लिखा था कि किसी शख्स को कुत्ते के काटने पर मुतालिका अफसरान के साथ इलाके के MPA भी जिम्मेदार होगा और वाक़े की सूरत में हल्के के MPA के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जा सकता है। फैसले में बहुत शुक्रिया आपका तैमूर तालपुर साहब। आप तो ये कह रहे हैं कि कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन सूरत हाल इससे बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आ रही है। तो प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है, तो आपको ये भी बता दें कि पूरे मुल्क में वबा ज़ोरों पर है, कारोबारी सरगर्मियों को महदूद किया जा चुका है, समाजी सकाफती और खेलों के इवेंट्स पर भी पाबंदियाँ लग चुकी हैं और आज मुसलसल 7वें रोज़ भी 3,000 से ज़ायद नए कोरोना केसेस सामने आए हैं। इसी सूरत हाल की वजह से तालीमी इदारों की स्मार्ट बंदिश के अहकामात भी आ गए हैं। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा के 19 अजला और वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के तमाम तालीमी इदारे 11 अप्रैल तक नाज़रीन बदस्तूर बंद रहेंगे। आज वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद की सरबराही में कोरोना की सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए अहम इजलास नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में हुआ है, जिसमें चारों सूबों के वज़राए तालीम और गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के आला हुकाम ने शिरकत की है। इजलास में यह फैसला किया गया है कि इस्लामाबाद और लाहौर समेत पंजाब के 9 अजला में तालीमी इदारे 11 अप्रैल तक बंद रहेंगे। 11 अप्रैल के बाद सूबाई हुकूमतें हालात देखकर फैसला कर पाएंगी। इजलास में यह भी फैसला किया गया है कि मई के आखिर में होने वाले इम्तहानात मुलतवी नहीं होंगे। 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं जमात के इम्तहानात सूबाई हुकूमतों और बोर्ड्स के ऐलान करदा शेड्यूल के मुताबिक ही होंगे, जबकि 26 अप्रैल से शुरू होने वाले O और A लेवल इम्तहानात मुलतवी करने के हवाले से हुकूमती कोशिशें जारी हैं। इजलास में किए गए फैसलों का ऐलान करते हुए वफाकी वज़ीर तालीम का कहना था कि अंदाज़ा है कि स्कूल बंद हो जाने से तालीम का कितना नुकसान होता है, लेकिन बच्चों की सेहत अव्वलीन तरजीह है, इसलिए कोई रिस्क नहीं लिया जा सकता। NCOC के फैसलों के बाद पंजाब हुकूमत की तरफ से 9 अजला में तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान किया गया है, जिनमें लाहौर, रावलपिंडी, गुजरावाला, मुल्तान, सियालकोट, फैसलाबाद, सरगोदा और शेखुपुरा शामिल हैं। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से भी 10 अजला में तालीमी इदारे बंद रखने का सामने आया है। इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम को पहुँचता है। अपने मेज़बान फवाद ज़ैदी को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।